हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल करियर एकेडमी। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस जो डेली अपडेट हो रहे हैं वो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप इनको डेली व्यू कर सकें। लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर आपने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसकी हिस्ट्री से संबंधित प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट देखा था। आज अपन सेकंड लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण अर्थात सिम्टम्स ऑफ वेरियस डिजीजेस। जब अपन आगे पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर जो रोग हो रहे हैं तो वो रोग का मेन सिम्टम की बात करें कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो वो रोग दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रोली या किट या रतुआ रोग, रस्ट डिजीज अपन इसको कहते हैं। ठीक है, पौधों के अंदर मुख्य रूप से गेहूं के अंदर हम बात करेंगे। गेहूं के अंदर लगने वाला एक भयंकर रोग जिसकी वजह से गेहूं की जो पैदावार होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से अपन बात करेंगे रस्ट डिजीज। 3 नाम ध्यान में रखिएगा, पेपर के अंदर बेसिक क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चन जो है वो नाम से संबंधित आते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अपन इसको क्या बोला है, रोली रोग बोलेंगे, या रोली नहीं बोला तो अपन इसको किट रोग भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, या फिर इसको अपन सामान्य भाषा के अंदर, लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको अपन बोलते हैं रतुआ। ठीक है, और इंग्लिश में अपन रस्ट बोल चुके हैं। इसमें लक्षण क्या आते हैं, पत्तियों के ऊपर, मुख्य रूप से पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर, पुष्पक्रम के ऊपर क्या लग जाता है, जंग जैसा पदार्थ, कोरोसिव इफेक्ट अपने को दिखाई देता है। ठीक है, जंगदार स्पॉट। ठीक है, कैसे दिखाई देगा अपने को, जंगदार स्पॉट के रूप में, पस्ट्यूल्स के रूप में अपने को दिखाई देता है इसके लक्षण। जैसे कि अपन बात करेंगे गेहूं के अंदर मुख्य रूप से काली रोली, गेहूं की काली रोली, काली रोली, या दूसरा बात करेंगे अपन भूरी रोली, या लास्ट बची है अपने पास में पीली रोली। ठीक है, ब्लैक रस्ट जिसको अपन कहेंगे, स्टेम रस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं वो तने पर दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टेम रस्ट। भूरी रस्ट की बात करेंगे, ब्राउन रस्ट, यानी ब्राउन रस्ट जो है वो पत्तियों पर, लीफ के ऊपर दिखाई देती है। और तीसरी अपने पास येलो रस्ट, यानी कि पत्तियों की जो सिराएं होती है, वेन्स होती है, उसमें समानांतर रूप से स्ट्राइप्स पर दिखाई देती है, इसलिए अपन स्ट्राइप रस्ट भी अपन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो रस्ट या कीट रोग है उसका वो जो इसकी जो कवक है कौन सी, मुख्य रूप से पक्सिनिया स्पीसीज। ठीक है, तीनों रस्ट के लिए इसकी स्पीसीज जो है वो पक्सिनिया रहती है, पक्सिनिया रिकोन्डिटा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस स्पीसीज वगैरह जो है इस रस्ट को कोज करती हैं। ये अपन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अलग अलग रोगों के अलग अलग रोगजनक जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कवक जो है पक्सिनिया स्पीसीज वो किस वर्ग से संबंधित है, अपने बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और इसका गण जो है, ऑर्डर जो है वो है यूरिडिनस गण से ये संबंधित अपना संबंध रखती है, कौन, पक्सिनिया स्पीसीज। ठीक है, आया समझ में। रोली या कीट रतुआ रस्ट रखना, लक्षण क्या हो सकते हैं, जंग लगना यानी कि जंगदार स्पॉट प्रकट होना पत्तियों पर, पौधों पर। ठीक है, वर्ग की बात करें, इसका वर्ग जो है वो वर्ग बेसिडियोमाइकोटा से संबंधित है, यूरिडिनस इसका ऑर्डर है। ठीक है, चलिए सेकंड और इंपोर्टेंट बात करते हैं अपन कंड या कंडवा, या अपन बात करेंगे इसको स्मट डिजीज। ठीक है, ये रोग भी वेरी फेमस है। देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है, पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं या पुष्पक्रम जो होता है, इसका इन्फ्लुएंस होता है, वहां पर कोयले जैसा चूर्ण पदार्थ, काले कजली पदार्थ सा उसमें दिखाई देता है। ठीक है, सूटी या चारकोल लाइक सब्सटेंस इसमें आपको दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंड या कंडवा की बात करें, जैसे कि गेहूं का अनावट कंडवा रोग, लूज स्मट ऑफ व्हीट हो गया। ठीक है, जौ का आवट कंडवा रोग, इसमें अपन कहेंगे कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी जो कवक है कौन सी, अस्टिलागो स्पीसीज। मुख्य रूप से अस्टिलागो स्पीसीज जो है वो इस रोग को कॉज करती है। अस्टिलागो न्यूडा, अस्टिलागो होर्डाई, अस्टिलागो सजेटम क्रिटिसाई। ठीक है, इन जो रोग जो कंडवा रोग करते हैं। ठीक है, अस्टिलागो जो कवक है वो वर्ग बेसिडियोमाइकोटा से ही सेम संबंधित। ठीक है, और जबकि यहाँ पे इसका जो गण है ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा, नाम उसका पड़ जाएगा क्या, अस्टिलेजिनेंस। क्या पड़ जाएगा, अस्टिलेजिनेंस इस गण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन मर्दुरोमिलासिता या डाउनी मिल्ड्यू। अब डाउनी मिल्ड्यू की बात करें सर, इसमें कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, तो पत्तियों की निचली सतह पर कपासी कवकीय वृत्ति दिखाई देना, कॉटनी फंगल ग्रोथ,
जो है वो कहाँ दिखाई देती है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर। लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उस पर आपको क्या दिखाई देगी, कपाशीय कवक की वृद्धि, कपास जैसी जो व्हाइट सी आपको फंगल ग्रोथ दिखाई देती है। इसको अपन क्या कहेंगे, मृदुरोमिल आश्रिता या डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, डाउनी यानी कि जो पत्ती है उसकी लोअर सरफेस पर, डाउन सरफेस पर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो कवक, किस कवक से ये कॉज होती है, तो ये कवक है स्क्लेरोस्पोरा कवक से, स्पीसीज से बात करेंगे अपन। जैसे कि बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू रोग, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ठीक है, ये रोग अपने पास आएंगे। और किस वर्ग से संबंधित है, ये उमाइकोटा वर्ग से या उमेसिटीज वर्ग से संबंधित होती है, और पर्नोस्पोरेल्स इसका ऑर्डर माना जाता है। चलिए लास्ट पर बात करेंगे चौथी जो डिजीज है इस वर्ग की, छाछिया या चूर्णिल आश्रिता या पाउडरी मिल्ड्यू। देखिएगा यहाँ पर शब्दों का खेल है, प्लांट पैथोलॉजी को समझने का सबसे बेसिक तरीका यही है। अगर आपने इन शब्द को समझ लिया तो आपके आगे आने वाले जितने भी रोग हैं वो आपके समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, छाछिया रोग या चूर्णिल रोग या चूर्णिल आश्रिता रोग या पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऊपरी सतह पर, यहां पर अपन ने देखा था डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी का मतलब होता है पत्ती के नीचे सतह पर। अगर अपन बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू यहां पर हो जाएगा पत्तियों की ऊपरी सतह पर। अगर आपको सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है तो किसके लक्षण हो जाएंगे, छाछिया या चूर्णिल आश्रिता रोग, मुख्य रूप से ऊपरी सतह पर। ठीक है, अब इस रोग को जनित करने वाले जो कवक है उसको अपन कहेंगे एरिसाइपी स्पीसीज जो होती है। ठीक है, एरिसाइपी स्पीसीज की बात करेंगे अपन, वो किससे संबंधित हैं, वर्ग एस्कोमाइकोटा से संबंधित हैं। और गण की बात करेंगे तो एरिसाइपेल्स गण से ये संबंधित होती हैं। एरिसाइपी पॉलीगोनी, ठीक है, जो कि जीरे का छाछा रोग करती है, जनित करती है। तो यहाँ पर शब्द अपने समझे कौन कौन से, रोली या कीट या रतुआ, कंड या कंडवा या स्मट, मृदुरोमिल आश्रिता और छाछा या चूर्णिल पदार्थ। बेसिक क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या, कि मुख्य रूप जैसे कि कोयले जैसा चूर्ण पदार्थ है वो किस रोग से संबंधित है, कंड या कंडवा या स्मट रोग से। ऐसा पूछ लिया कि पत्तों की नीचे सतह पर कपासी कवक की वृद्धि दिखाई दे रही हो, किस रोग का लक्षण हो सकता है, डाउनी मिल्ड्यू का। ठीक है, या फिर इस प्रकार की जो कवक है, या फिर ये कह सकते हैं कि पक्सिनिया स्पीसीज से होने वाले कौन से रोग होते हैं, तो अपन कह सकते हैं क्या, रोली या कीट या जंग लगना। ठीक है, ये सब कुछ आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन रोगों के को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बात करेंगे अपन पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट। ठीक है, पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट क्या होता है, नॉर्मली जो अपने को दिखाई देते हैं पत्ती धब्बा। ठीक है, जैसे मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग हो गया, जिसको अपन टिक्का डिजीज भी कहते हैं। लीफ स्पॉट की बात करेंगे अपन, अगर पत्तियों की सीमित सतह पर एक लिमिटेड एरिया के अंदर कोशिकाओं की संख्या या ऊतकों की संख्या अगर मरी हुई दिखाई देती है, या फिर लिमिट एरिया के अंदर कोशिकाओं की संख्या कमी होती हुई या मरी हुई दिखाई देती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पत्ती धब्बा रोग, लीफ स्पॉट डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन उल्टा सूखा। उल्टा सूखा की बात करें अपन, डाइबेक। अगर पौधे ऊपर से नीचे की तरफ, चोटी से इनकी हेड पार्ट से नीचे की तरफ अगर वो सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उल्टा सूखा या डाइबेक। मुख्य रूप से अपन देखते हैं जैसे कि कॉपर की कमी के कारण डाइबेक जो होता है, नींबू वर्गीय फलों के अंदर सिट्रस फल जो फल होता है उसमें उल्टा सूखा नामक डिजीज जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर्द्रगलन या डैम्पिंग ऑफ। आर्द्रगलन या डैम्पिंग ऑफ, इसको अपन आर्द्र पतन भी कह सकते हैं, आर्द्रगलन या डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, आर्द्रगलन की बात करें या डैम्पिंग ऑफ की बात करें, मुख्य रूप से जो नर्सरी जो एरिया होता है, पौधशाला जो एरिया होता है, उस एरिया के अंदर ये डिजीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्या होता है, इसमें जो नवजात पौधे होते हैं, जो कोमल पौधे होते हैं, वो भूमि से थोड़े से निकल के ही कवक जनित रोग के कारण वो जो है वो गिर जाते हैं। और इस डैम्पिंग ऑफ को जो कवक जनरेट करती है वो है पीथियम स्पीसीज। मुख्य रूप से
पिथियम स्पीसीज जो कवक होती है, फंजाई होती है, वो आर्द्र गलन या डैंपिंग ऑफ डिजीज करती है। इसमें क्या होता है, पौधे जो है वो छोटी अवस्था के अंदर ही, जब वो कोमल पौधे होते हैं, नवजात होते हैं, तब भूमि सतह पर एकदम से फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, आर्द्र गलन या डैंपिंग ऑफ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अंगमारी या ब्लाइट डिजीज। अंगमारी या ब्लाइट डिजीज, इसमें क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है जली हुई आकृति। जली हुई आकृति मतलब आपको पौधे का कोई सा भी भाग है, मुख्य रूप से पत्तियां अपन कहते हैं, तो पत्तियां जो है वो आपको जली हुई आकृति के रूप में, एक बर्न ब्लाइट अपीयरेंस के रूप में दिखाई देती है, तो उसको अपन अंगमारी या ब्लाइट डिजीज अपन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अंगमारी या ब्लाइट देखा अपन ने, जली हुई आकृति या जो होता है बर्न अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गलन या विलगन, या इसको अपन कहेंगे रोटिंग। रोट का मतलब क्या होता है, जीवाणु या कवक की वजह से पौधे के जो भाग होते हैं, जिसमें तना गलन हो सकता है, ठीक है, पत्ती गलन हो सकता है, फल गलन हो सकता है, जो मुख्य भाग जो होते हैं वो क्या होता है, इन जीवाणु या कवकों की वजह से विघटित यानी कि अपनी आकृति जो होते हैं वो खो देते हैं, ठीक है, उनमें विघटन स्टार्ट हो जाता है और विघटन के फलस्वरूप कुछ स्मेल से आने लगती है, तो उसको अपन क्या लक्षण मानेंगे, गलन या विलगन या रोटिंग यानी कि सड़ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मलानी या उकठा या विल्ट। इसमें क्या होता है, मलानी या उकठा या विल्ट, ये मुख्य रूप से सवान उत्तक जो कैम्बियम वाला पार्ट होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो पार्ट आता है, उस वाले भाग को, मुख्य रूप से जाइलम वाले भाग को, जाइलम क्या करता है, जाइलम जो होता है वो जमीन से पोषक तत्व और जल को ऊपर वाले भाग में, पौधों के ऊपर वाले भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो मलानी या उकठा या विल्ट डिजीज के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि इन सवान उत्तक जाइलम वाले भाग को वो ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, जिससे पानी होते हुए भी, ठीक है, पानी होते हुए भी आगे पहुंच नहीं पाता है और पौधा जो होता है वो सूखा हुआ दिखाई देता है। इस बात को अपन क्या कहेंगे, मलानी, उकठा या विल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवानी उत्तक के अवरुद्ध होने से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जब अपन आगे पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि ये जो सवान उत्तक होता है उसमें रंग में चेंज हो जाता है, ब्राउनिंग कलर यानी कि भूरापन दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, इस रोग के मुख्य लक्षण आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चित्तेरी या मोजेक रोग। चित्तेरी या मोजेक की बात करें अपन, जैसे कि तंबाकू का मोजेक रोग, ठीक है, भिंडी का पीस सिरा मोजेक रोग। तो इसमें क्या होता है कि जो पौधे के हरे उत्तक जो होते हैं, ग्रीन टिश्यू होते हैं, उन हरे उत्तकों के बीच में कहीं पर पीले या हल्के पीले रंग के धब्बे अनियमित आकृति के दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, इरेगुलर स्पेस के अंदर आपको पीले पीले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, चित्तेरी या मोजेक रोग। लास्ट आपका सिम्टम बचा है स्केब रोग। मुख्य रूप से ये एप्पल के अंदर होता है, ठीक है, सेब के अंदर होता है, और स्केब के अंदर क्या होता है कि उसकी जो बाहरी जो त्वचा होती है या बाहरी जो आवरण होता है उसमें पपड़ी नुमा जो है वो पपड़ी नुमा आकृति दिखाई देने लग जाती है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है बाहर की वो बिगड़ चुकी होती है, जिससे इससे क्या होता है, इस मार्केट के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो डिमांड होती कम हो जाती है, ठीक है। बाकी अपन ने कुछ मुख्य लक्षण के रूप में पत्ती दबा, उल्टा सूखा, आर्द्र गलन या डैंपिंग ऑफ, अंगमारी या ब्लाइट, गलन या विलगन, मलानी, उकठा या विल्ट, चित्तेरी, मोजेक या स्केब रोग, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये हुई सिम्टम्स, विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण की बात हुई। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि जो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से जो भी रोगजनक आ रहे हैं, जैसे कि कवक, ठीक है, मुख्य रूप से जो रोगजनक की मैंने कल बताया था, रोगजनक क्या होता है, ऐसे एजेंट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं, रोग पैदा करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, रोगजनक या पैथोजन। तो अपन यहाँ पर एक एक करके पैथोजन को पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाई करके उनको, ठीक है। सबसे पहले अपन जो पैथोजन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कवक, ठीक है। फंजाई की बात करें अपन, देखिएगा मुख्य रूप से जितने भी प्लांट पैथोलॉजी के अंदर रोग आएंगे उसमें रोगों में सबसे ज्यादा जो रोग फैलाने वाले होते हैं, रोगजनक वो होते हैं कवक या फंजाई। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि मुख्य रूप से जो रोग फैलाने का काम या रोग करने वाले कारक कौन से होते हैं, वो होते हैं कवक। कवक की बात करें
तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात ये अपने भोजन या अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहती हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहती हैं। साथ में ये बीजाणुधारी होती हैं, अर्थात स्पोर फॉर्मेशन करती है, बीजाणु बनाने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिएगा मैं अभी आपको बता चुका हूं कौन कौन सी कोशिका है। ये यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक है। यूकेरियोटिक के साथ साथ में इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात इसको अपन कह सकते हैं अप्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी। साथ में मैंने भी कहा कि ये बीजाणुधारी होती हैं, अर्थात बीजाणु निर्माण का कार्य करती हैं, बीजाणुधारी होती हैं। साथ में ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है, या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कोशिकीय जीव के अंदर एक एग्जांपल आएगा जिसको अपन कहेंगे ईस्ट, केवल यहाँ पर एक कोशिकीय एग्जांपल है ईस्ट आएगा, जिसका अपन आगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कि खमीर और जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें उसको बनाने में काम लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें, यहाँ पर इसका जो पोषण पाया जा रहा है वो परपोषण, पोषण की बात करें अपन, पोषण की बात करें, सॉरी पोषण से पहले एक पॉइंट लेते हैं अपन इसकी कोशिका भित्ति को, कोशिका भित्ति की बात करें अपन यहाँ पर सेल वॉल, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। कवक की कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। पर ओमाइसिटीज जो वर्ग है इसका या फिर ओमाइकोटा जो वर्ग है वो उसके अंदर सेलुलोज की भी बनी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चार ऑप्शन अलग अलग हैं जिसमें काइटिन भी दे रखा है, सेलुलोज भी दे रखा है और दो ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं। अगर आपको एक सही करना है, राइट आंसर लगाना है तो क्या जाएगा आपका आंसर काइटिन। और अगर आप ऑप्शन में दे रखा है कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है, काइटिन दे रखा है, सेलुलोज दे रखा है और बोथ दे रखा है, काइटिन और सेलुलोज दोनों, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बोथ जाएगा। पर क्वेश्चन में आपको ये सब भी दे रखा है मुख्यतः बनी होती है, तो मुख्यतः अगर मेनली वर्ड यूज कर रखा है तो क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप इजी वे में हैंडल करिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोषण की या न्यूट्रिशन की बात करें। पोषण की बात करें तो इसमें 100 पोषक प्रकार का तो पाया जाता नहीं है, क्योंकि ये मैं अभी कहा था, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई भी मेटेरियल इसमें नहीं होता, क्लोरोफिल वगैरह होता नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें बीजाणुधारी द्रव की बात कर रहे थे, बीजाणुधारी वगैरह बात करें तो इसमें कवक जाल एक वर्ड आता है माइसिलियम, ठीक है। माइसिलियम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के कवक तंतुओं का समूह, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कवक तंतु जिसे अपन कहते हैं हाइपी, कवक तंतु, कवक तंतु जिसको अपन कहेंगे हाइपी या हाइफा का समूह या ग्रुप, ग्रुप ऑफ हाइफी, विभिन्न प्रकार के कवक तंतुओं का समूह क्या कहलाता है, यहाँ पर कवक जाल या माइसिलियम कहलाता है, ठीक है। माइसिलियम या कवक जाल, जहां पर कवक जो है अपना पूरा जाल बनाकर रहती है, ठीक है। तो इस कवक जाल की बात करें तो ये कवक जाल दो प्रकार का होता है, एक होता है पट्टयुक्त जिसको अपन कहेंगे सेप्टेट, और एक होता है पट्टहीन जिसको अपन कहेंगे अनसेप्टेट। अब इसमें बात करें क्या होता है, देखिएगा अगर कवक जाल के अंदर विभिन्न प्रकार के पट पाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वो अलग अलग हैं, तो अपन क्या कहेंगे सेप्टेट, ठीक है। इस प्रकार से कुछ संरचना, और अगर कुछ भी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर केंद्रक जो है वो अलग अलग बिछे हुए हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे पट्टहीन या अनसेप्टेड कंडीशन के अंदर कहेंगे। आया समझ में, कवक जाल, कवक तंतु या हाइपी का समूह, ग्रुप ऑफ हाइपी क्या कहलाएगा, कवक जाल या माइसिलियम। और
इसको कवक जाल को अपन ने दो प्रकार में बांटा हुआ है, पट्टीयुक्त और पट्टीहीन, सेप्टेड और अनसेप्टेड। अगर कवक जाल के अंदर इस प्रकार से पट बने हुए हैं और वो अलग अलग कोशिका के अंदर है, जिसमें एक कोशिका के एक पट के अंदर एक केंद्रक स्थित है, तो उसको अपन कहेंगे पट्टीयुक्त या सेप्टेड। और कुछ भी नहीं है, पट बिल्कुल नहीं है और केंद्रक पाए जा रहे हैं, उसको अपन कहेंगे पट्टीहीन अवस्था। ये जो अवस्था होती है बेटा, तो ये अवस्था को अपन कहते हैं क्या, सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, सिनोसाइटिक कंडीशन जो कि ओमाइकोटा वर्ग के अंदर, ओमाइसिटीज के अंदर पाई जाती है, पट्टीहीन अवस्था, जिसमें बहुत सारे केंद्रक जो होते हैं वो एक साथ में आकर मिल जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं संकोशिकी या सिनोसिटिक कंडीशन। संकोशिकी या इसको अपन कहेंगे सिनोसिटिक, सिनोसिटिक अवस्था। और ये संकोशिक अवस्था किसमें पाई जाती है, ओमाइकोटा वर्ग के अंदर पाई जाएगी, जो अपन आगे जाकर देखते हैं। अभी ओमाइकोटा वर्ग के अंदर ये पाई जाती है। लास्ट टॉपिक अपन देखा था कवक जाल के बारे में। कवक तत्वों का समूह था, ग्रुप ऑफ हाइपी, उसको अपन कवक जाल बोला। दो प्रकार के कवक, जिसमें पट्टीयुक्त और पट्टीहीन, सेप्टेड या अनसेप्टेड या एसेप्टेड बोल सकता है अपन उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो संकोशिकी अवस्था या सिनोसाइटिक जो कंडीशन बनी थी वो किसमें बनी थी, पट्टीहीन अवस्था के अंदर बनी थी, जब बहुत सारे केंद्रक जो होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, तो उस अवस्था को अपन कहते हैं संकोशिकी या सिनोसाइटिक कंडीशन। किसके अंदर बनी, वो ओमाइसिटीज वर्ग के अंदर बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन कवक में पोषण का प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, कि कवक जो है वो पोषण किस प्रकार से लेती है। ठीक है, यहाँ पर अपन तीन प्रकार के संबंध पढ़ेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले परजीवी का संबंध, पैरासाइटिक कंडीशन, जिसमें कवक जो है वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहकर अपना पोषण लेती है। सेकंड अपन पढ़ेंगे मृतजीवी, सैप्रोफाइटिक कंडीशन। और तीसरा अपन पढ़ेंगे सहजीवी, सिम्बायोटिक कंडीशन। चलिए चलते हैं। परजीवी कंडीशन या पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर तीन प्रकार की स्थिति बनती है, कौन कौन सी, अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था आपको कि ऐसे जीव जो केवल और केवल जीवित पदार्थों पर ही अपना गुणन करते हैं। ठीक है, केवल और केवल जो अलाइव मेटेरियल्स होते हैं, जो लाइव मेटेरियल होता है उसके ऊपर ही अगर अपना वृद्धि या गुणन करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से, ध्यान रखिए एग्जांपल का, एल्ब्यूगो, पक्सिनिया, स्क्लेरोस्पोरा और एरिसाइड। ठीक है, आयासोन में क्या, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि अविकल्पी परजीवी, केवल और केवल जीवित पदार्थ होगा तो ही वो गुणन और वृद्धि करेगा, बाकी अन्यथा नहीं करेगा। एग्जांपल एल्ब्यूगो, पक्सिनिया, स्क्लेरोस्पोरा, एरिसाइड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन विकल्पी मृतजीवी या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। देखिएगा ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य रूप से कि होते तो परजीवी, होते तो पैरासाइट नेचर के, पर अगर उनको वो पदार्थ नहीं मिला तो ये मृत पदार्थों से भी अपना जीवन यापन, अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विकल्पी मृतजीवी का मतलब इनके पास विकल्प है। किसका विकल्प है, मृत पदार्थों के ऊपर जीवित रहने का विकल्प है, जिसको अपन ने बोला विकल्पी मृतजीवी यानी कि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। एक ही एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, अस्टिलागो। अस्टिलागो किसका एग्जांपल, विकल्पी मृतजीवी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विकल्पी परजीवी यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट, अर्थात ये होते तो मृतजीवी, होते तो सैप्रोफाइट्स, पर मृत पदार्थों पर भोजन ग्रहण करते हैं, पर कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं जब उनको मृत पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, तो ये विकल्प के रूप में क्या बन जाते हैं, परजीवी बन जाते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, विकल्पी परजीवी फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, पीथियम, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, सर्कोस्पोरा। रिपीट, पीथियम, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, सर्कोस्पोरा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, केवल जीवित पदार्थों पर गुणन करने वाले अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, विकल्पी मृतजीवी होते तो ये परजीवी, पर अगर नहीं मिला तो मृतजीवी भी हो सकते हैं, मृत पदार्थों से भी अपना गुणन कर सकते हैं। विकल्पी परजीवी होते तो मृतजीवी, किंतु ये परजीवी की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन मृतजीवी, या फिर इसको अपन कह सकते हैं अविकल्पी मृतजीवी कह सकते हैं, केवल और केवल मृत पदार्थों से ही अपना गुणन, अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मृतजीवी या सैप्रोफाइट, या इसको अपन कह सकते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ठीक है, म्यूकर और एगेरिकस, ये दोनों जो स्पीसीज है कवक की, वो मृत पदार्थों से ही अपना जीवन यापन करती है। तीसरा अपन देखेंगे, यहाँ पर तीसरा संबंध की बात करते हैं अपन, सिम्बायोटिक कंडीशन या सहजीविता।
सहजीविता का संबंध अपन इकोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं, प्लस और प्लस का संबंध आता है उसमें, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तीसरा संबंध की बात करेंगे अपन सहजीवी, सिम्बायोटिक कंडीशन, सिम्बायोसिस की बात करें अपन, जिसको अपन डिनोट कर सकते हैं अपन प्लस और प्लस, अर्थात दोनों होंगे तो वो रिलेशन निभेगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो बात करें अपन सहजीवी के अंदर दो प्रकार के आपके संबंध आएंगे। सबसे वेरी फेमस लाइकेन, लाइकेन की बात करें तो लाइकेन किसके साथ संबंध होता है? लाइकेन जो होता है कवक प्लस शैवाल, या इसको अपन कह सकते हैं, एक संबंध और बैठ सकता है यहां पर साइनोबैक्टीरिया। दोनों के साथ में अगर कोई संबंध निभा रही है, कवक का संबंध अगर शैवाल से है या कवक का संबंध साइनोबैक्टीरिया से है, बीजीए ब्लूक्विन एल्गी से है, तो वो संबंध जो बनेगा उसको अपन कहेंगे लाइकेन। यहां पर बात करें कवक और शैवाल के मध्य ऐसा क्या संबंध बन रहा है? कवक और शैवाल जो है क्या संबंध बन रहा है? कवक शैवाल को क्या प्रोवाइड करवाएगी? खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज पदार्थ हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गए। ठीक है, मुख्य जो तत्व होते हैं वो, और शैवाल यहाँ पर कवक को क्या प्रोवाइड करवाएगी? यहाँ पर करवाएगी ये कार्बोहाइड्रेट CH, क्योंकि अपन ने देखा था अभी कि कवकों के अंदर क्या नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण की कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती, खुद का भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। शैवाल के अंदर पाई जाती है प्रक्रिया, तो ये शैवाल जो है खाना बनाकर अर्थात कार्बोहाइड्रेट के रूप में कवक को प्रोवाइड करवाएगी, जिसको अपन इस संबंध को अपन क्या कहेंगे? लाइकेन। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन क्या कि लाइकेन किस के बीच का संबंध है? कवक और शैवाल, या कवक या साइनोबैक्टीरिया का संबंध क्या कहलाएगा? लाइकेन कहलाता है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, लाइकेन जो होते हैं वो प्रदूषण के अच्छे सूचक माना जाता है, गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। कौन? लाइकेन। चलिए सेकंड बात करेंगे अपन माइकोराइजा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका दिखता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा की बात करें बेटा तो माइकोराइजा किसका संबंध है? कवक, फंजाई प्लस उच्च पादपों की जड़ें, उच्च पादपों की जड़ें, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और फंजाई का जो रिलेशन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? माइकोराइजा। माइकोराइजा के ऊपर सब तोड़े तो माइको मतलब कवक, राइजा मतलब जड़ें, किसकी? हायर प्लांट्स की जड़ें। यहाँ पर अपन बात करें कवक जो है वो उसको क्या प्रोवाइड करवा रही है? कवक जो है भूमि के अंदर जितने भी जो तत्व होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं, फास्फोरस हो गया या नाइट्रोजन हो गया, तो उसको उच्च पादपों की जड़ों पर सप्लाई करती है, जबकि ये जो है संबंध उच्च पादप की जो जड़ें हैं उसको कार्बोहाइड्रेट या फिर इसको आवास वगैरह इसको कवक को देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवक की बात करें, कवक भी हर प्रकार के कवक नहीं हो सकती। यहाँ पर जो ग्लोमस वंश है, ध्यान रखिएगा, ग्लोमस वंश की जो कवक होती है वही कवक जो है उच्च पादप की जड़ों के साथ संबंध निभाती है। और उच्च पादप की जड़ें कौन कौन से हो सकते हैं? पाइनस, फर्न और यूकेलिप्टस। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के पौधे जाके सिलेबस में दे रखे हैं। इन तीनों पौधे के साथ में ये संबंध निभाती है कौन? ग्लोमस वंश। चलिए ये अपना क्वेश्चन वाला टॉपिक खत्म हुआ। इसमें अपन ने क्या क्या बात की? मुख्य रूप से बात कर रहे हैं अपन सहजीविता के संबंध में। लाइकेन किसके बीच का संबंध है? कवक और शैवाल के बीच का संबंध है। कवक जो है खनिज पदार्थों को उसको सप्लाई करती है शैवाल को, शैवाल जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में कवक को देती है। माइकोराइजा, माइको मतलब कवक, राइजा मतलब उच्च पादपों की जड़ें। कवक भी कौन सी? ग्लोमस वंश की कवक। उच्च पादप की जड़ें कौन सी? पाइनस, फर्न और यूकेलिप्टस। चलिए ये बात हुई इसके बारे में। आगे बात करते हैं छोटा सा पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ईस्ट के बारे में। ईस्ट जिसको अपन कहेंगे सैक्रोमाइसिस स्पीसीज या सैक्रोमाइसिस सेरेरिसी। सैक्रोमाइसिस सेरेरिसी, ठीक है। इसका संबंध जो है वो बेकरी प्रोडक्ट, जो अपन बात करेंगे अपन बेकरी उत्पाद, ब्रेड बनाने में, ठीक है, इसमें होता है। शराब बनाने, मदिरा बनाने में इसका उपयोग होता है। ईस्ट के बारे में सेकंड बात करेंगे अपन यहाँ पर ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कवक, ये ट्राइकोडर्मा क्या करती है? ट्राइकोडर्मा को अपन मित्र फफूंद भी बोलते हैं।
ध्यान रखिएगा, मित्र फफूंद, ठीक है, फ्रेंड फंजाई बोल सकते हैं अपन इसको। ट्राइकोड्रामा जिसका अपन बीजोपचार करते हैं, एक कल्चर होता है, इस कल्चर के माध्यम से अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं ट्राइकोड्रामा से, ठीक है। ईस्ट होगा ट्राइकोड्रामा, कवक के बारे में अपन बात की। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे, आज अपन लिया कवक के बारे में, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जीवाणु, बैक्टीरिया और आज जितने भी रोगजनक है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।